हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आप सबका इस रैंकर सीरीज में। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई? बढ़िया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सभी को गुड इवनिंग। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका इस रैंकर सीरीज में। मेरा नाम है दीपक और आज हम फिर से टॉप 10 यानी टॉप 10 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, संभावनाएं हैं। और हम कुछ इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न भी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न जो कि आने के बहुत ज़्यादा आसार हैं, चांस हैं, विथ एक्सप्लेनेशन पूरी तरीके से एक्सप्लेन करके हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा कि भैया कि आपका फोटोसिंथेसिस ऑकर इन, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? पौधों की बात कही जा रही है कि पौधों में फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। तो हमको पता है कि प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है। तो हमको पता है कि क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है सही उत्तर है इस प्रश्न के लिए। कैसे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है कि हमारे पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल होता है। उसमें क्या करता है कि पौधा क्या करता है, क्या कहते हैं, वायुमंडल से CO2 लेता है और अपने जड़ से वाटर लेता है और वाटर जल लेके सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाता है, C6H12O6 यानी कार्बन 6, हाइड्रोजन 12, ऑक्सीजन 6 और साथ में ऑक्सीजन भी बनाता है। तो यानी इसको बोलते हैं हम कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज जिसको बोलते हैं, सॉरी ग्लूकोज जिसको बोलते हैं, ग्लूकोज बनाता है। इसको शुगर कहते हैं हम लोग, सिंपल शुगर। और ऑक्सीजन बनाता है। तो बेसिकली क्या होता है, पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में जड़ से वाटर ले लेंगे और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रश्न के लिए बी ऑप्शन सही है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबको पता है, पावर हाउस बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं भैया? क्योंकि ATP बनाता है जो एनर्जी है हमारे लिए, यही तो एनर्जी है। जो एनर्जी हमारा ATP में ही तो कन्वर्ट होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट फुल फॉर्म। और न्यूक्लियस जो है इसको हम सेल का क्या बोलते हैं, दिमाग यानी ब्रेन बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं। और राइबोसोम्स प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं, प्रोटीन बनाने का काम करते हैं राइबोसोम्स, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो ये चारों ऑप्शन बेसिकली आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से भोजन बना रहा है पौधा हमारा। क्या लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड लिए और क्या लिए, वाटर लिए और क्या किया, सनलाइट लिए और क्या किया, C6H12O6 इस तरीके से साथ में क्या बना दिए, ऑक्सीजन बना दिए। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ ये बना गया और शुगर यहाँ बन गया। और वाटर से कहाँ से लिए, जड़ से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लिए, आपके वायुमंडल से। और सनलाइट देखिए सूर्य की रोशनी के प्रेजेंट में इस तरीके से भोजन अपना बनाते हैं ये लोग। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे और कुछ अन्य जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और पानी पोषक तत्वों को संश्लेषित करने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करते हैं। यह जटिल प्रक्रिया मुख्य रूप से किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल नामक एक हरा चीज़ पाया जाता है, वड़क पाया जाता है, जो इसके लिए बहुत आवश्यक है। क्लोरोफिल में ही हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, क्लोरोफिल में, क्लोरोप्लास्ट। चलिए, विच गैस यूज इन फोटोसिंथेसिस। तो अभी जस्ट हमने क्या बताया, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है यूज होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, मतलब पिछले साल। BOD इंडिकेट यानी BOD क्या दर्शाता है। BOD का पहले तो फुल फॉर्म आना चाहिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका नाम फुल फॉर्म है ऑक्सीजन डिमांड। यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या इंडिकेट करता है, ऑक्सीजन का प्रोडक्शन यानी ऑक्सीजन का उत्पादन, वाटर की प्योरिटी, इसका मतलब पानी की शुद्धता को,
कि ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल यानी जैविक प्रदूषण का स्तर या पीएच ऑफ वाटर, पानी का पीएच। तो इसका जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूशन लेवल को ये क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। कैसे कि जब भी कोई भी चीज़ हम क्या करते हैं कि पानी में डालते हैं, तो पानी में मौजूद जो भी कचरा है, जो भी कार्बनिक कंपाउंड है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, सड़ाने के लिए जो भी सूक्ष्म कण हैं, बैक्टीरिया हैं वहाँ पर, उसको जो भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर से सुनिए आप लोग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड यह बताता है कि पानी में मौजूद यानी वाटर में मौजूद जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक कंपाउंड है, उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को या सूक्ष्म जीवों को कितने ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा, उसी को तो बोलते हैं बीओडी। तो आप बताइए, अगर ज़्यादा बीओडी लग रही है तो ज़्यादा कार्बनिक कंपाउंड है यानी ज़्यादा कार्बनिक प्रदूषण है, और कम लगेगा तो भैया कम कार्बनिक कंपाउंड है। तो उसी को बताता है कि कितना पॉल्यूशन है हमारे कार्बनिक कंपाउंड का, उसकी बात करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो बीओडी स्टैंड फॉर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इट मेजर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नीडेड बाई एरोबिक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल इन द गिवेन वाटर सैंपल। एक वाटर होगा, उसमें कितना आपका ऑक्सीजन लग रहा है किसी बैक्टीरिया को, किसी सूक्ष्मजीव को, उसको तोड़ने के लिए। ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, कम लगेगा तो कम। तो ज़्यादा है तो सीधी सी बात है कि पोल्यूशन ज़्यादा है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा है, इसी की बात कही जाती है इसमें। क्लियर, होप सो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स, अगर ज़्यादा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है तो क्या है कि भैया हाई पोल्यूशन है। क्यों? क्योंकि भाई ज़्यादा लगेगा तो ज़्यादा कार्बनिक कंपाउंड, अधिक प्रदूषण। अगर लो है, अगर लो रहेगा तो आपका लो प्रदूषण होगा, तो ये कम प्रदूषण वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको विशेष ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है, तो आ सकता है इससे रिलेटेड। अब देखिए, एक और प्रश्न आया हुआ है कि सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम, जो सिल्क होता है यानी रेशम जिसको बोलते हैं, कहाँ से मिलता है, कहाँ से प्राप्त होता है? प्यूपा से, कि लार्वा से, कि एडल्ट से, कि एग से? प्यूपा, लार्वा, वयस्क, एग से, अंडा जिसको बोलते हैं। तो इसको देखते हैं संपूर्ण एक्सप्लेनेशन के साथ। देखिए, इसके 4 फेज मेजरली होते हैं। एक फेज होता है लार्वा फेज होता है, प्यूपा फेज होता है, एडल्ट फेज होता है। तो जो रेशम हमको मिलता है ना, वो प्यूपा के फेज में मिलता है। कैसे? एक फेज में क्या होता है कि मादा रेशम जो होती है शहतूत पे क्या कर पत्तियों पर अपना अंडा दे देती है, मतलब फेज 1 में अंडा दे देती है पत्तियों पर। और जो सेकेंड फेज आएगा वहाँ पर क्या होगा कि जो आपका लार्वा होगा, जो अंडा दिया रहा होगा, वो लार्वा के रूप में कन्वर्ट होगा, उसको क्या करेगा, पत्तियों को खाने लगेगा। इस स्टेज को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। सेकेंड स्टेज की बात कर रहे हैं कि सेकेंड स्टेज में जो लार्वा है वो पत्तियों को खाने लगते हैं, इन्हें कैटरपिलर भी बोलते हैं। और जब ये खाने लगते हैं तो तीसरे स्टेज में क्या कहते हैं कि कोकून के अंदर, या कोकून यानी बॉक्स एक तरीके का होता है, उसके अंदर यह विश्राम अवस्था में रेस्टिंग फेज हो जाते हैं। दिस इज द पीपा स्टेज, दिस द रेस्टिंग फेज इनसाइड द कोकन। कोकन क्या होता है? एक डब्बा होता है, इसे भरा होता है, उसी के अंदर रेशम के जो भी क्या कहते हैं कि लार्वा रहते हैं वो आराम करते हैं। और इसी स्टेज में, इसी फेज में हम क्या कहते हैं, कोकून से हम रेशम प्राप्त करते हैं, यानी प्यूपा फेज में हमको रेशम प्राप्त होता है, उसकी बात करते हैं हम। वयस्क में पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं और क्या कहते हैं वहाँ से उड़ जाते हैं। तो इसका हम जब हम चार्ट देखेंगे इस तरीके से, पत्तियों पर आया, पत्तियों के बाद लार्वा बना और पत्तियों को ही खाने लगा, इस तरीके से बन गया, और यहाँ जाके रेस्टिंग फेज में हो गया। और इसी फेज में इसको प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा। तो फेज 1 हो गया आपका, फेज 2 हो गया आपका, फेज 3 हो गया आपका, और फेज 4 में पूरी तरीके से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा और प्यूपा के ग्रोथ करके बाहर चले। इसी फेज में, जिसको प्यूपा फेज बोलते हैं, इसी फेज में क्या करता है कि रेशम का हम संग्रहण करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, एक फेज लार्वा फेज, प्यूपा फेज, फिर एडल्ट फेज, जब उड़ जाते हैं। और प्यूपा फेज में हम रेशम कीट का क्या करते हैं, इसको रेशम को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न रहेगा आपका 6वां, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
डायरेक्टली अफेक्ट द इम्यून सिस्टम। ये प्रश्न आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो सीधे प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को प्रभावित करती है? तो हम देखेंगे कि टिटनस तो होता है किसकी वजह से, अगर हम लोहे से कट गए, धूल मिट्टी सॉइल से होता है, सॉइल से होने वाले बेसिकली। एड्स होता है किसकी वजह से, इम्यून सिस्टम के अफेक्ट, प्रतिरक्षा तंत्र के। टीबी जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। और कॉलरा जो होता है कॉलरा की वजह से होता है। तो उसकी बात हम करेंगे। हम एड्स की बात करेंगे। एड्स क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र से रिलेटेड है। सीधे एड्स में क्या होता है कि हमारा जो HIV होता है ना, HIV एक वायरस होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह क्या करता है, हमारे जो WBC है ना, WBC जो जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारे वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे शरीर को किसी रोग से बचाती हैं, उसी का जो सेल होता है CD4 सेल, इसी को जो HIV है, HIV क्या करने खाने लगता है। अब जब ये खाने लगता है तो अब बताइए जो मेन सोल्जर है हमारा, जो हमारे शरीर की रक्षा कर रहा है, उसी को मार दिया जाएगा तो क्या करेंगे, सैनिक के रहने से कोई मतलब नहीं। जब सेनापति राजा मार दिया गया तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये जो होता है क्या कहते हैं, एड्स में बेसिकली क्या होता है, सीधे प्रतिरक्षा तंत्र पर अटैक होता है और क्या करता है, तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसमें जो प्रश्न का सही उत्तर होगा एड्स करेक्ट आंसर होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं कि एड्स स्टैंड पर क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम कॉज बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। दिस स्पेशली अटैक ऑन द अटैक एंड डिस्ट्रॉय T सेल, CD4 सेल जो कि WBC का मेन सोल्जर है और इम्यून सिस्टम को खाने लगता है, ख़राब कर देता है और हमारे जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। उसको हिंदी में देखेंगे कि एड्स का पूर्ण रूप एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। यह HIV वायरस के कारण होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की मुख्य कोशिकाओं T सेल पर हमला करती है और नष्ट कर देती है। इसकी वजह से जो बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न आपका है, विच डिजीज इज कॉज बाय बैक्टीरिया। कौन सा जो डिजीज है, जो कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया से होती है। एड्स तो अभी हमने देखा वायरस से होती है। डेंगू क्या होता है, डेंगू वायरस से होता है, डेंगू वायरस से होता है। जैसे कि जब डेंगू मच्छर काटेगा तो होता है। मलेरिया भाई आपको पता होगा कि मादा एनाफिलीज मॉस्किटो अगर काटती है, महिलाएं ही मादा एनाफिलीज जो मॉस्किटो अगर काटती है तो मलेरिया होता है। तो इसके लिए जो टीबी जो है क्या है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किस बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलेई इसके लिए सही उत्तर होगा, यानी टीबी सही उत्तर होगा जो कि बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। यहाँ देखेंगे एड्स जो है वायरस से, HIV जो इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। टीबी जो है बैक्टीरिया की वजह से यानी जीवाणु की वजह से, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है। डेंगू जो होता है वायरस की वजह से, डेंगू वायरस जो है कि मच्छर होता है इसको फैलाने वाला। मलेरिया प्रोटोजोआ की वजह से होता है, कौन सा, मादा एनाफिलीज मॉस्किटो इसको कैरी करती है प्लाज्मोडियम को और छोड़ देती है हमारे ब्लड में। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट कंडीशन बोलते हैं। तो इसको ध्यान देके आपको जाना है, ये एग्जाम में आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, द सिग्मोइड कॉलम इज ए पार्ट ऑफ। सिग्मोइड कॉलम जो है किसका पार्ट है। अगर कॉलम वर्ड आ गया तो अब सीधी सी बात आ जाती है कि लार्ज इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं होगा, रेक्टम नहीं होगा, फेरिंग्स तो नहीं होगा, लार्ज इंटेस्टाइन इज द करेक्ट आंसर। किस तरीके से बड़ी आंत सही उत्तर होगी, और छोटी आंत, मलाशय, ग्रसनी, बड़ी आंत। बड़ी आंत किस तरीके से होगी, देखिए इस तरीके का स्ट्रक्चर है। जब हमारा यहीं से क्या है, ये हमारा इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जहाँ से ख़त्म होता है सीकम जिसको बोलते हैं, वहाँ से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहीं पर एक पूंछनुमा आकार होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। अपेंडिक्स आप देखेंगे इन्फेक्शन होता है इसी में तो ऑपरेशन कराते हैं सब। अपेंडिक्स जस्ट बाद ये असेंडिंग बढ़ रहा है तो असेंडिंग बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम।
ये ट्रांसफर कॉलम, इसी को तो कॉलम बोलते हैं, कॉलन कॉलन कॉलम नहीं कोलन, कोलन बोलते हैं। और क्या हुआ कि जब नीचे जाएगा तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग कोलन। और यहाँ पर देखेंगे सिग्मोइड कोलन इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि यह एस शेप का, इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एस शेप का ये इस तरीके का है। और रेक्टम जहाँ पे हमारा भोजन जो है स्टोर होता है, एनस जहाँ से भोजन हमारा बाहर निकलता है, स्टूल बाहर निकलता है, जो आपका स्टूल बनेगा ना खाने का, जो खराब या फिर जिसका यूज नहीं रहेगा, यहाँ पर स्टोर होगा। आज अब कब लगता है हमको टट्टी, कब लगती है, स्टूल कब लगता है, जब ये भर जाएंगे तब हमारे दिमाग में इम्पल्स के माध्यम से रिसेप्टार जाएगा, जिसको बोलते हैं बेरो रिसेप्टार, ये भेजेंगे तो स्टूमुलेट होंगे, तो यहाँ पे एनस के माध्यम से क्या होता है कि स्टूल पास आउट होता है यानी बाहर आता है। तो इसका जो उत्तर होगा सिग्मॉइड कॉलम का उत्तर होगा ये आपका क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी चीज़ें क्या हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। कौन से, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, विशेष ध्यान देंगे आप लोग। कौन से, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, क्या बोलते हैं, बड़ी आंत, है ना। अगला प्रश्न आपका रहा है, अगला प्रश्न रहेगा आपका सिग्मॉइड कॉलम इज द लास्ट सेक्शन ऑफ कॉलम। जैसे हमने बताया एस शेप का होता है, हमने दिखाया। और क्या करता है कि डिसेंडिंग कॉलम के बाद जस्ट होता है, कनेक्ट होता है। प्राइमरी क्या करता है, इट प्राइमरली जॉब टू स्टोर फीकल वेस्ट अंटिल रेडी टू लीव द बॉडी, है ना। या इसकी बात होती है। बड़ी आंत अंतिम हिस्सा होता है, यह एस आकार का एक नली होती है जो अवरोही कॉलम जिसको बोलते हैं अवरोही डिसेंडिंग कॉलम को मलाशय से जोड़ती है, रेक्टम से। और इसका मुख्य मल को तब तक जमा करके रखा जाता है जब तक कि वो शरीर से बाहर निकलने के लिए तैयार ना हो जाए। बड़ी आंत में सीकम, कोलम, मलाशय शामिल होते हैं। सेकेंड लास्ट प्रश्न है आपका, विच पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन स्टोर फीकल। तो इसके लिए सही उत्तर क्या होगा, रेक्टम जो होगा सही उत्तर होगा। मलाशय कौन सी आंत जो है कि मल को संग्रहित करती है, तो मलाशय यानी रेक्टम सही उत्तर होगा आपका। लास्ट वन, विच ऑर्गन इज मेनली अफेक्टेड बाय टीबी। टीबी से कौन सा जो मेन ऑर्गन है वो अफेक्ट होता है। तो आप लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि टीबी से कौन सा जो मेन ऑर्गन है अफेक्ट होता है। हार्ट होता है, लंग्स होता है, लीवर होती है, किडनी होती है, यानी हृदय होता है, फेफड़ा होता है, यकृत होती है, गुर्दा होती है। इसके बारे में आप हमको जरूर कमेंट बॉक्स में, यानी 10A, 10B, 10C, 10D कौन सा इस प्रश्न का उत्तर होगा उसको कमेंट बॉक्स में करेंगे आप लोग। तो थैंक यू सो मच टू ज्वाइनिंग अस। इस तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।